लोकतंत्र की चुनौती, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट अध्याय। ठीक, उसके बाद सिर्फ आप घर में कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लोकतंत्र की चुनौती का मतलब हुआ कि लोकतंत्र के साथ अभी भी क्या क्या समस्या है, ठीक ना, क्या क्या दिक्कत है। अब देखो, इसमें बताया तो गया, कल भी हम लोग शुरू किए थे कि इसमें बताया गया था कि लोकतंत्र का अगर बताया जाए सिद्धांत और व्यवहार, तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा या जनता द्वारा या जनता के लिए शासन व्यवस्था है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ और लोकतंत्र को लेकर भारत का चर्चा हुआ कि हमारे भारत में किस तरह से लोकतंत्र काम कर रहा है। दुनिया के जितने भी देश है उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आज के डेट में कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक, आपकी किताब में दिया था कि करीब हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत के करीब 71 करोड़ लोग, ठीक, मतदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक ना, मतदान देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यही चीज अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान के समय में 2025 के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग हो गए हैं ऐसे जो मतदान करते हैं। तो ये अपने भारत के लिए समझो एक लोकतंत्र को मजबूत करने का बहुत मजबूत कड़ी है कि इतने इतने लोग हैं वोट करने के लिए। ठीक, तो महिला पुरुष सब तरह के लोग आज वोट करते हैं। ठीक, देखो थोड़ा सा यहां बता रहा है कि लोकतंत्र एक प्रकार का ऐसा शासन है जहां सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत और विशेष प्रकार की मनोवृत्ति और आर्थिक आदर्श है। ठीक, यानी सबसे अच्छा सामाजिक व्यवस्था को लेकर चलने वाली व्यवस्था लोकतांत्रिक। ठीक, बता रहा है कि इसको दुनिया का सबसे आदर्श शासन व्यवस्था भी माना गया है। लेकिन इसमें क्या क्या चुनौती है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की चुनौती है। हर देश में लोकतंत्र को लेकर एक ही प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि हम लोग जब नेपाल की बात कर रहे थे तो वहां अलग प्रकार का समस्या था। ठीक, उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो वहां अलग समस्या था। आ जाओ। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की समस्या है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे यहां पर नेपाल के बारे में बताया था ना कि नेपाल में जो है पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक, ये माओवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कैसा? अच्छा, ये माओवादी क्या होता है, तो बोले कि जिस तरह से साम्यवादी शासन व्यवस्था था जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर चलने वाले थे, उसी प्रकार माओवादी विचारधारा जो है ना, माओ तसे तुंग नाम करके एक व्यक्ति थे, उन्हीं के आधार पर चलने वाला। ये चीन के थे। कहां के थे? चीन के। ठीक, तो बता रहा है उसका विचारधारा क्या था, तो बता रहा है कि उसका भी विचारधारा बड़ा अच्छा था। वो भी गरीबी, बेरोजगारी, इन चीजों को लेकर, देश में अमीरी गरीबी को लेकर एकदम समानता चाहता था। ठीक, यानी सीमांत वर्ग ना हो, ठीक ना, पूंजीपति वर्ग ना हो, हर लोगों के बीच जो है समानता, यही माओवादी विचार था। तो पुष्पकमल दहल प्रचंड चाहते थे कि नेपाल में भी जो है ना ऐसी व्यवस्था लाने के लिए एक जो है देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, नहीं, सबसे बड़े अध्यक्ष। ठीक, तो लेकिन वहां की जनता ने, नेपाल की जनता ने इन चीजों को पसंद नहीं किया। अब क्यों नहीं पसंद किया? अब देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाने के बाद ना थोड़ा सा ये भी डर बना रहता है। छोटे छोटे देशों में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हो तो कभी कभी वो तानाशाही भी बन जाता है, उन्हीं के हाथ में पूरा सत्ता आ जाता है। तो इसीलिए बता रहा है, ऐसे हमारे भारत देश में है, हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। वैसे बता रहा है कि ब्रिटेन में भी इसी प्रकार की है। तो इस प्रकार का कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत, संसदीय शासन व्यवस्था का शुरुआत नेपाल में भी हो, यही चाह रहा था वो। लेकिन जनता ने इन चीजों को पसंद नहीं किया, क्योंकि कई देशों में इस प्रकार की घटना हो गया है कि जो अध्यक्ष रहते हैं वही धीरे धीरे तानाशाही हो जाते हैं। बांग्लादेश में आप लोग पढ़े थे, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में पढ़े थे कि किस तरह से धीरे धीरे वो अपने आप को तानाशाही बनाने लगा था। ठीक, तो इस डर से नेपाल के लोगों ने इन चीजों को पसंद नहीं किया था। अच्छा, राष्ट्रपति जो है, अच्छा ये लिखा हुआ था रबर स्टंप। अच्छा, ये अगर आपको पूछ दे राजनीति में ये रबर स्टंप शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या है ये, तो देखो, सबसे कहने का मतलब, अगर आपको राष्ट्र का अध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक, और आपके द्वारा कोई बड़ा निर्णय ना लेकर कोई और निर्णय ले रहा है, तो व्यवहारिक रूप से आप अपने जो है ना शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए उसको रबर स्टंप की तरह, जैसे कहने का मतलब एक दस्तावेज, मान लो कि कोई भी चीज, एक आवेदन आप लिखते हैं, ठीक, एक आवेदन आप लिखते हैं, लेकिन मोहर मारने का कोई काम और कर देता है। ठीक, यानी फाइनल सिग्नेचर किसी और का होता है।
जैसे कि मान लो आप डीएम को ही कुछ कंप्लेन कर, डीएम ही कुछ लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जारी करेगा तो वो सिग्नेचर कर देगा, ठीक, लेकिन मोहर कोई और मारेगा। तो यानी कहने का मतलब मैन तो वहां सिग्नेचर हो गया क्या, तो इसीलिए उसको जो है ना यहाँ पर जो व्यवहारिक रूप से अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता उसी को बोला जाता है क्या, रबर स्टैंप की तरह। जैसे कि हम लोग अपने देश के भी राष्ट्रपति को ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पावरफुल व्यक्ति तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका सारा प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक। तो इसी चीज को यहाँ रबर स्टम्प्स के बारे में बताया गया, ठीक। उसी प्रकार आपने आयरलैंड के बारे में क्या पढ़ा, देखो तो वहां लोकतंत्र को लेकर यही चुनौती था कि हाँ सर, यानी कोई एक व्यक्ति चाह रहा था कि अपने विचारधारा से देश को आगे बढ़ाए, लेकिन लोगों ने नहीं माना, ठीक। तो उसी प्रकार आयरलैंड के बारे में क्या बताया कि यहाँ भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। 4 साल पहले यहाँ टोनी ब्लेयर के प्रभावों से साझा सरकार बनी, लेकिन फिलहाल टूट के कगार पर पहुंच गया, ठीक। तो वहां भी प्रभावित करने वाला ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब यहाँ लोकतंत्र के साथ समस्या ये है कि अब कोई भी राजनीतिक दल है तो इन दोनों अलग अलग विचारधारा के, यानी अलग अलग धर्म के विचारधारा के जो लोग हैं उसको किस प्रकार से साथ सामंजस्य बनाकर चलता है, ये वहां की समस्या है, ठीक ना। चलो एक और हम लोग पढ़ लिए थे, देखो यहां बता रहा है, कह रहा है लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी के सामने, सभी लोगों और सभी सामाजिक समारोह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकार को अधिकार सम्यक बनाना और संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांत को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह को उचित भागीदारी देना सुनिश्चित करना आदि भी चुनौती ही है, ठीक। यहां पर क्या बोला कि कहने का मतलब ये हुआ, संघ व केंद्र से अलग अलग राज्यों को मजबूती के साथ जोड़ना, स्थानीय जो सरकार है उसको भी मजबूत करना, ठीक ना, उसको भी सही से जो है पावर मिलना, ठीक, वहां भी सही से कार्य होना, और साथ ही बताया कि महिलाओं की भागीदारी और अल्पसंख्यकों की भागीदारी, ये हाँ ये भी अच्छे ढंग से हो, ठीक। तो ये सब भी छोटा छोटा चुनौती है, इन सारी चीजों को ठीक कर लिया जाए तो बता रहा है कि लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। और तीसरा बता रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में एक चुनौती विद्यमान है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना तथा मजबूत बनाना शामिल होता है, ठीक। यानी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो भी जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उसको सही से किया जाए, उसको मजबूती प्रदान किया जाए, ठीक। अब भारतीय लोकतंत्र के बारे में बताया, भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, यानी हम लोग अपने देश में प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चलाते हैं। हमारे यहाँ सरकार को संचालन करने के लिए 3 अलग अलग अंग हैं, ठीक, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों को अलग अलग पावर है, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक ना। तो ये है हमारे यहाँ के तौर तरीका। अब बता रहा है कि यही तरीका जो है ना अमेरिका और ब्रिटेन में भी है, लेकिन बता रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सफलता बहुत हद तक उनकी न्यायपालिका की सफलता है, यानी वहां की न्यायपालिका और मजबूती के साथ काम कर रहा है, ठीक ना, इसीलिए बता रहा है कि उनका लोकतंत्र और अच्छा है। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र के सामने कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में बताया है कि किन किन चीजों पर और विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जिससे कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ठीक ना, और जो भी समस्या है वो खत्म हो सकता है। अच्छा, बता रहा है कि महंगाई, सुनना ध्यान से, हमारे देश की मुख्य समस्याओं में से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, ठीक, और रक्षा आदि कई ज्वलंत मुद्दे हैं, ठीक। ये सब बता रहा है कि ये सब भिन्न भिन्न मुद्दा है, ठीक। एक बार फिर से देखो मुख्य चीजों को लेकर क्या क्या बताया। आपको ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौती है, ठीक, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो इस चैप्टर से ये एक बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक। तो ये चुनौतियों को देखो बता रहा है कि महंगाई, दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि लोगों का इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक एक वस्तु का कीमत बढ़ रहा है, ठीक। जमीन जगह हर एक चीज का दाम बहुत ज्यादा, एक गरीब के लिए जो है ना संभव नहीं रह गया है कि आज के डेट में वो जमीन खरीद पाए,
ठीक। तो बेरोजगारी, ग्लोबल वार्मिंग, नहीं जलवायु परिवर्तन, ठीक, जगह जगह के पानी जो है हम लोग ये तो देख रहे थे कि गांव घर का पानी एकदम स्वच्छ हुआ करता था। आज के डेट में देख रहे हैं कि गांव घर का भी पानी का भूमिगत जल जो है वो भी खत्म हो रहा है, और दूसरी बात जो है उसकी शुद्धता भी खत्म हो रही है, ठीक ना। अब पीने योग्य भी उस तरह नहीं रह जाता है। तो ये सारे समस्या है, ठीक। विदेश नीति, अलग अलग देशों के साथ हमारा किस प्रकार का नीति हो, ठीक है। आज हमारा देश जो है चारों ओर से समझो दुश्मनों से घिरा हुआ है। कभी भी कोई देश, ठीक, भारत को पिछाड़ने में लगा हुआ है कि कैसे इसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, ठीक। तो उसको लेकर के किस प्रकार नीति तैयार करना चाहिए, ये भी हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और क्या बता रहा है, देश की एकता, देश की अखंडता, ये सब पर भी खतरा बन रही है। इसको लेकर के व्यापक चर्चा होनी चाहिए, ठीक ना। यानी इसको मजबूत कैसे किया जाए। साथ ही आतंकवादियों की गतिविधि और पूर्वोत्तर राज्य जो अलगाववादी की बात करता है, देश को बीच बीच में हम लोग देखते हैं परेशान। अभी इधर जो है हाल फिलहाल में हमला हो गया ना लाल किला के पास, हाँ, जो कार में ही ब्लास्ट हो गया, ठीक। तो देखो रह रह कर हो जाता है। कुछ दिन पहले जो है पहलगांव वाला हुआ, नहीं, तो ऐसे ही घटना हो रहा है। तो ये ज्यादातर आतंकवादी कहीं ना कहीं से हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ पैसे के लालच में आकर बिक जाते हैं और हमारे देश में आतंकवादियों को घुसा देते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र के लिए ये भी बड़ी समस्या है, चुनौती है कि इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि देश आजादी के बाद जो है ना इस आतंकवादियों से, अलगाववादियों से परेशान है, ठीक। अब अलगाववादी यानी बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहां कुछ ऐसे विरोधी लोग होते हैं जो बार बार देश को अलग करने की मांग करता है, ठीक। ऐसे पंजाब में कई लोग हैं, ठीक ना, अलग दल बना करके जो है मांग कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर राज्य में कई हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, हर जगह पर कुछ ऐसे लोग विरोध करते हैं, ठीक। तो जो अलग देश का ही मांग करता हो, ठीक ना, अलग राज्य का मांग करता हो, तो वो सब होता है एक अलगाववादी, ठीक। तो ये सब भी समस्या है। और क्या बता रहा है, बढ़ते आर्थिक अपराध से भी विदेशी मुद्रा का अवैध आवागमन, दिन प्रतिदिन देश में अपराध भी एक से एक बढ़ रहा है, ठीक। जो घटना पहले नहीं होता था उससे बड़ा बड़ा घटना हो रहा है। नहीं, लोगों को आज के डेट में तो लोग जो है कैसे कैसे लोगों को जो है ना कहीं से भी उठवा लेता है, मरवा देता है, ये एक समस्या बन गई है, ठीक। और उसके बाद बता रहा है अवैध मुद्रा का आवागमन विदेशों से। ये क्या होता है, आपके देश में अगर मान लो विदेशों से कुछ ऐसा ड्रग्स या क्या बोलते हैं उसको, गांजा यानी अफीम, ड्रग्स, ये सब चीज अगर मान लो कि रातों रात यानी बिना पुलिस प्रशासन को खबर दिए अगर आपके देश में घुस रहा है, ठीक, तो सोचो ये अवैध मुद्रा है, जो कि काला धन एक तरह से बोल सकते हैं, अपराध का काम है, ठीक। या फिर हमारे देश से कुछ चीजों को बाहर में ऐसे कुछ लोग बेच रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीजों को भी रोकना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कहता था एक समय बांग्लादेश के आसपास ना बहुत सारे हमारे यहाँ गाय को जो है ना बेचा जाता था, ठीक, रातों रात ट्रक के माध्यम से जो है सप्लाई कर दिया जाता था। तो ये सब है अवैध तरीका, ठीक। और क्या, तो ये सब चीजों को रोकना होगा। विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि एवं उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता और असंतुलित भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है। यहीं पर आपको बहुत बड़ा चीज मिल जाता है, कितना समस्या है अपने देश में लोकतंत्र के सामने, ठीक। देखो, न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, आज हमारे यहाँ क्या है कि बड़े बड़े न्यायाधीश भी जो है ना बिक जाते हैं, ठीक। और अपराधियों को जो है ना पैसा के बल पर, अपराधी अगर पैसा खर्च करता है तो बड़े बड़े अपराधी को छोड़ दिया जाता है। तो न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूत करना, अच्छा करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, ठीक। असमानता और असंतुलन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है। असमानता यही अमीरी गरीबी, ये सब चीज जो है, ठीक, इसको भी खत्म करना है। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजना, ध्यान से सुनोगे, अगर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना नहीं रहेगा, एक दूसरे से मिलकर नहीं चलेगा, तो सोचो आतंकवादी और ज्यादा हमारे देश में आ सकता है,
ठीक, अगर जम्मू कश्मीर भारत के साथ, हमारे भारत सरकार के साथ मिलकर नहीं है, ठीक, मान लो कि साथ नहीं करे, ना दे, तो इससे क्या होगा? वो चाहे सीमाओं पर है, सीमा पर है तो उधर उसके पड़ोसी पाकिस्तानी है, तो वहां के लोग, वहां की सरकार, ठीक, धीरे धीरे जो है पनाह दे सकता है, आतंकवादियों को घुसा सकता है कि घुसो, भारत को तबाह कर दो। ठीक, तो ऐसे कई राज्य हैं जो हमारे यहाँ सीमाओं पर है, अन्य देशों से सटा हुआ है। ठीक, और वो केंद्र के साथ मजबूती के साथ, अच्छा संबंध के साथ नहीं रहेगा तो सोचो बर्बाद कर सकता है क्या। इसीलिए कह रहा है कि केंद्र और राज्यों का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक, जिससे कि आतंकवादियों से निपटने में, ठीक ना, पूरी तरह से मदद मिलेगा। और तभी जो है बता रहा है कि शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी और सामाजिक कुरीतियां, ये सब क्या है? ये जन कल्याण योजना है। एक केंद्र का भी फर्ज बनता है कि आप राज्यों में शिक्षा व्यवस्था अच्छा कीजिए, ठीक, और वहां हो रहे भेदभाव, लिंग भेद हो, चाहे नारी शोषण हो, बाल मजदूरी हो, इन सारी चीजों को रोकने का कार्य करिए। ठीक, तभी एक राज्य को भी लगेगा कि नहीं, हमको केंद्र से अच्छा मदद मिल रहा है। तो केंद्र का सहयोग हर हमेशा राज्यों का भी मिलजुल कर करना चाहिए, और राज्य सरकार का भी फर्ज बनता है कि केंद्र के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलें। ठीक, तो ये क्या बता रहा है? चुनौती है। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र का विरोध कर देता है, केंद्र उसके साथ जो है उस तरह से नहीं मिलजुल कर रहता है जिस तरह रहना चाहिए। तो ये सब चीजों को अच्छा करना होगा। ठीक, चलो और बड़ी चुनौती को लेकर एक तो और बात करते हैं। देखो, कहता है कि आज के डेट में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, अंधाधुंध खर्च किया जाता है एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा। क्या बड़े बड़े चुनाव में तो और ज्यादा खर्च होता है। आपको पता है अभी जो विधानसभा का चुनाव हमारे राज्य में हो रहा था, और देश के प्रधानमंत्री या देश के कोई भी केंद्रीय मंत्री कहीं भी प्रचार प्रसार के लिए आते थे, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। खास करके एक प्रधानमंत्री का एक दौरा जो मुश्किल से आधा घंटा का होता है, ठीक, आधा घंटा 40 मिनट का, और उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। सोचो, हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कमा कर जवानी से लेकर बुढ़ापा गुजार देता होगा और करोड़ टका नहीं कमा पाता होगा। ठीक, लेकिन वो 45-50 मिनट में करोड़ रुपया देश का चला जाता है। ठीक, तो सोचो ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक एक पार्टियां इतना ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक, देश का ही पैसा जो है ना फालतू का बर्बाद हो जाता है। तो इसको कैसे निपटा जाए? ठीक, तो यहां पर न्यायपालिका को सख्त होना पड़ेगा, आप निर्वाचन आयोग को सख्त होना पड़ेगा कि आप तो कानून बनाए हैं, सबके लिए लिमिट खर्च भी किए, बताए हैं कि कितना आप प्रचार प्रसार में कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है? ठीक, तो इस तरह को लेकर ठोस कानून बनना चाहिए। किसी भी पार्टी को बेफजूल खर्च करने से रोकना होगा। ठीक, क्योंकि वो पैसा देश का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। ठीक, और वही पैसा को बचा करके ये पार्टियां प्रचार प्रसार में खर्च कर देता है। ठीक, तो ये भी समस्या है। कहता है चाहे वो टिकट लेने की बात हो, चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार का बात हो, हर जगह पर अंधाधुंध खर्च किया जाता है। वंश और जातीय क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, ये भी बता रहा है वंशवाद, ठीक, जातिवाद, ये सब बता रहा है पार्टियों में अभी भी चल रही है। बहुमत नहीं आने पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन, बहुमत नहीं आने पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ। अब देखो ये क्या होता है, अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधारा के होते हैं। ठीक, और कोई एक पार्टी अगर मजबूती के साथ सरकार नहीं बना पाता है तो पूरे 5 साल तक वो डर डर के कार्य करता है कि कोई फैसला अगर लिए, अब मेरे साथ जो गठबंधन में है अगर उसको अच्छा ना लगे, मेरा साथ छोड़ दे, तो मेरी पार्टी का सरकार गिर जाएगा। ठीक, तो सोचो एक सरकार में आकर के भी कई पार्टी खुलकर काम नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये भी एक समस्या है। तो पढ़ हम लोग क्या रहे हैं? अपने देश की लोकतंत्र की चुनौतियां, हमारे देश के साथ क्या क्या समस्या है, जितने भी समस्या है, ठीक, उसका निदान संभव है, ठीक ना, किया जा सकता है। तो यहां पर यही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को थोड़ा सशक्त होना पड़ेगा। क्या अपने अपने क्षेत्र में सबको बड़ा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। देखो, यही तो अभी गठबंधन के बारे में बता रहा था।
थोड़ा सा यहाँ ये चर्चा कर दिया है कि अभी उस समय है, ये उस समय कब का ये चुनाव का बात कर रहा है, 15वीं लोकसभा चुनाव का बात कर रहा है, ठीक ना। कहता है कि 543 सीट में 543 सीटों में 265 सीटों पर विजयी प्राप्त किया था यूपीए, यानी कांग्रेस का गठबंधन है, ठीक ना, कांग्रेस के साथ मिली जुली सरकार है, ठीक। अच्छा, 543 सीटों पर हमारे यहाँ लोकसभा में चुनाव होता है, उसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। कितना? 272। अब आपको 272 आया ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, छोटे छोटे पार्टी जो कुछ सीट लाया है तो सबको साथ में मिला के चलिएगा, ठीक। और वही छोटी छोटी पार्टियों का ना बड़ा बड़ा डिमांड हो जाता है कि तभी मिलेंगे जब हमको ये दोगे, तभी मिलेंगे जब मेरा बात मानोगे। तो सोचो उस सब का बात रखना पड़ जाता है, ठीक। तो ये एक समस्या हो जाता है। ऐसा ही एक कहानी दिया है, कहाँ का, नाइजीरिया के बारे में थोड़ा बताया है कि नाइजीरिया में एक बार क्या हुआ था ना, चुनाव में जानबूझकर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। सोचो, ऐसा हम लोग हमारे देश में भी होता है, ठीक। ये तो खुल के नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है, कई लोग इसके ऊपर जो है आवाज उठा रहे हैं। तो नाइजीरिया में भी ऐसा हुआ था। सोचो, जीत हासिल करने के लिए कुछ पैसा पार्टी ने दिया और उसका वोट बढ़ा दिया गया, ठीक। तो वहां पर तो पकड़े गए। तो आने वाले समय में अगर मान लो कि अगर हमारे देश में भी ऐसा होता हो, पकड़े जाने पर उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। इस पर ठोस एक्शन लिया जाना चाहिए। कहता है कि पार्टी में, किसी भी पार्टी में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या बढ़ते जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। ये क्या बताया, लोग पैसा के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पैसा ज्यादातर काला धन किसके पास, अपराधियों के पास। किसके पास? अपराधियों के पास, ठीक। तो इसीलिए बता रहा है कि ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो इसीलिए सांसद रहे कि विधायक रहे, वो ज्यादातर ऐसे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। ईमानदार छवि के लोग राजनीति में बहुत कम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो देखो, अगला टॉपिक ही है लोकतंत्र के लिए और एक समस्या है काला धन। क्या? अच्छा, बता रहा है कि काला धन होता क्या है, तो अवैध तरीके से कमाया गया पैसा ही क्या कहलाता है, काला धन, ठीक। गलत तरीके से कमाया गया पैसा क्या कहलाता है, ठीक। अब कहता है कि ये काला धन भी दो प्रकार का होता है। अगर आप रिश्वत ले रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, जुआ कमीशन कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सब काला धन है, ठीक। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा क्या है काला धन किसको कहेंगे, ठीक ना। तो बता रहा है वो धन जहां आप कमा तो रहे हैं लेकिन बदले में टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो भी काला धन ही है। जैसे कि मान लो बड़े बड़े व्यापार, आपका व्यापार बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, लेकिन आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसा भी आपका काला धन ही है, ठीक। होटल कोई बड़े स्तर पर चला रहा है, बड़ा होटल है, लाखों की कमाई हो रही है, ठीक, महीना में, और उसमें भी सरकार को आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, काला धन। तो ऐसे कोई भी डॉक्टर हो, फिल्मकार हो, इसका आय बहुत ज्यादा होता है, ठीक, और इस सब को टैक्स देना होता है। टैक्स चोरी करना भी काला धन, टैक्स चोरी करना भी क्या, ठीक। अब टैक्स क्या होता है इसको लेकर के भी बताया। टैक्स का हिंदी कर, टैक्स का हिंदी क्या, तो कहता है, ध्यान से सुनोगे, किसी भी देश में सरकार उस देश के जन कल्याण के लिए जितने भी कार्य करते हैं, तो वो लोगों से ही कुछ पैसा वसूलते हैं, लेते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, राजस्व में कुछ पैसा जमा होता है, ठीक, और वो फिर राज्य के लिए ही खर्चा किया जाता है, तो इसीलिए टैक्स लिया जाता है, ठीक ना। देखिए, आपके किताब में भी बताया गया है, सरकार को लोगों के विभिन्न तरह की जरूरतों को पूरी करनी पड़ती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार लोगों से ही वसूला करता है, नहीं। ये जरूरी है कि नहीं है? सोचो, हम लोगों के लिए हमारे देश में इतना अच्छा काम हो रहा है, तो वो सरकार अपने से कमा के नहीं कर रहा है। हम लोग, हमारे घर के लोग जो कमा रहे हैं ना, ठीक, या फिर बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, होटल के मालिक, जितने भी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, सब टैक्स दे रहा है, और उन्हीं टैक्स के पैसा से करोड़ों रुपया, समझो अरबों रुपया पैसा जाता है, ठीक, सरकार के पास, और फिर वो एक एक चीजों पर खर्च होता है, ठीक। तो यही है टैक्स। तो एक तरह से बोलेंगे टैक्स बड़ा जरूरी है। अगर आपका इनकम बहुत अच्छा है तो टैक्स एकदम भरना चाहिए। क्या सोचिए, आप बैठे बैठे कितना बहुत
बहुत जगह पर जो है ना सरकार वृद्धाश्रम चलाया हुआ है, अनाथ बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, और आप एक एक रुपया अगर मान लीजिए आप पैसा देते हैं तो आपका वही पैसा ये पुण्य का कार्य जाके करता है। ठीक, तो ये इसीलिए बताया गया कि हर लोगों को टैक्स देना चाहिए। हाँ, लेकिन वहां क्या होता है, सही बात है कि सरकार को जितना खर्च करना चाहिए आम जन कल्याण के लिए वो नहीं करता है, और वही पैसा बचाकर सरकार रखता है और चुनाव के समय वो खर्चा करता है। ठीक, तब सुनोगे, कहता है कि कर, सुनोगे, टैक्स भी दो प्रकार के, टैक्स भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक बता रहा है कि प्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट जिसको अप्रत्यक्ष कर। कर कितने प्रकार के, प्रत्यक्ष यानी मतलब डायरेक्ट, यानी जितना कमाई होता है उसका कुछ पैसा अगर हम डायरेक्ट सरकार को दे देते हैं तो वो अप्रत्यक्ष कर नहीं, और अप्रत्यक्ष कर वो पैसा जो हमको पता भी नहीं चलता है और हमसे काट लिया जाता है, वो अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि आप दुकान का कोई भी सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदने गए, आपका पैसा काट लिया सरकार लेकिन आपको पता भी नहीं चला नहीं, तो वो हुआ क्या, अप्रत्यक्ष कर। तो यहां पर कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण भी दिया गया है। ठीक, देखो यहां जैसे कि आय कर, व्यय कर, निगम कर, संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर। ये देखो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, आय, व्यय, संपत्ति ये और निगम कर, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक, यानी यहां पर डायरेक्ट, जैसे कि मान लो आय यानी इनकम, आप देखिए नौकरी करने वाला आदमी जितना कमाता है उसका कुछ परसेंट टैक्स में, यानी वो जितना कमाया उसका पैसा काट के ही देता है सरकार उसको। ठीक, उसी प्रकार आप कहीं भी बड़ा उद्योग कर रहे हैं तो जितना महीना का कमाई हुआ उसके बाद कुछ पैसा काट लिया तो वो हुआ आय कर, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर, वो क्या हुआ। ठीक, उसके बाद आपके पास धन संपत्ति ज्यादा है तो वहां भी टैक्स ले रहा है। ठीक, आपका बहुत सारा रेंट लगा हुआ है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो वहां भी आपका पैसा काट रहा है। तो ये सब जो है ना प्रत्यक्ष कर होता है, और वो देना ही पड़ता है। अगर टैक्स का चोरी हो रहा है तो फिर वहां आपके घर पे छापा लगेगा। आप करोड़ों का कमाई तो कर रहे हैं, पैसा सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो पता चलेगा कि फिर आपके घर का छानबीन हो रहा है। ठीक, लेकिन अभी सरकार ने एक नियम कर दिए हैं जिसका सालों भर का इनकम करीब 3 लाख, अच्छा नहीं, महीना का इनकम 3 लाख से कम नहीं, साल भर में 3 लाख से अगर कम है तो फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक, तो सोचो ये सही है। उसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर का भी उदाहरण दिया है क्या, कहां है, वही बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, क्या क्या बोला, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये तो ये देख एकदम घर में जाके लिखना है, प्रत्यक्ष कर, ठीक, और अप्रत्यक्ष कर, और इसके उदाहरण भी लिखने हैं क्या क्या है। ठीक ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, इसमें क्या क्या है प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, तो जहां डायरेक्ट सरकार को पैसा देना पड़े वो प्रत्यक्ष, और जहां हाँ इनडायरेक्ट यानी वस्तु का पैसा काट लिया जाए लेकिन पता भी ना चले। ठीक, तो चलो कहता है कि कर एवं शुल्क, यहां देखो अब टैक्स और शुल्क में क्या अंतर है ये बताया है। एक होता है टैक्स और दूसरा शुल्क, ध्यान से सुनोगे। कहता है कर से एक अनिवार्य धन की वसूली होती है। कर वो है जो आपसे एक अनिवार्य धन को वसूला जाता है, जो लोगों की जरूरत के लिए उपयोग में लाया जाता है, नहीं यही बताया। टैक्स वो चीज है जो पैसा आपसे वसूला जाता है और लोगों की जरूरत में खर्च होता है, उसको क्या कहते हैं, कर या टैक्स कहते हैं। और दूसरा क्या बता रहा है, शुल्क क्या होता है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए लिया जाता है, किंतु इसे लाभ केवल उसी व्यक्ति को होता है जिसे शुल्क लिया जाता है। ठीक, ये देखो क्या बताया। अगर कहीं मान लो कि किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कुछ किसी चीजों का आयोजन हो रहा है और आपको बोल रहा है कि आपको तभी भागीदारी मिलेगा जब आप इसके लिए पैसा दीजिएगा, तब वो विशेष आदमी जो पैसा दिया उसी को मिला, ठीक ना, वो सुविधा उसी को बोला जाता है शुल्क। जैसे कि अभी हम लोग बोल सकते हैं कि आप बच्चों का हम मासिक शुल्क लेते हैं, ठीक,
तो जो पैसा दे रहा है, ठीक, तो उसी को हम लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि जितना आ रहा है सबको पढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ शुल्क, लेकिन आपका पैसा जाकर वसूला जाए और वो पैसा फिर लोगों के लिए खर्च किया जाए, वो क्या कहलाएगा? टैक्स। ठीक, किसी चीज का फॉर्म भरते हैं, हाँ शुल्क में जाता है। हाँ, वो शुल्क ले जाता है, ठीक ना। आपको बोलता है वहां कि ये आवेदन शुल्क लग गया आपको, ठीक ना। चलो, अब अगला है कैश मेमो। क्या होता है? वही देखो, कैश मेमो ये सब पूछ देता है। इसको एक तरह से मूल्य रसीद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, ये आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, उसके बदले में जो रुपया पैसा हुआ धन चुकाना पड़ता है, तो दुकानदार या सेवा देने वाला व्यक्ति उसे रसीद देता है। इसी को क्या कहते हैं? कैश मेमो कहा जाता है। जैसे अब देखो, आप कहीं बड़े दुकान में जाते हैं तो ये आपका फर्ज बनता है, आप ग्राहक हैं तो आप सामान लेते हैं तो आप एक एक वस्तु के लिए रसीद ले सकते हैं। ठीक, आज तो जितना भी दुकान हम लोग देख रहे हैं, बड़े स्तर का दुकान, वो तो तुरंत कंप्यूटर से पूरा निकाल के दे देता है आपको ना, पूरा रसीद। तो वो आपको अधिकार है, किसी भी दुकानदार से आप मांग सकते हैं, ठीक ना। तो सिर्फ बता रहे वस्तु ही लेने पर नहीं, सेवा, जैसे कि ये अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम सेवा कर रहे हैं, ठीक, तो हमको भी आप पैसा देते हैं तो उसके बदले में हम क्या रसीद देते हैं, ठीक। तो वही हो गया, उसी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैश मेमो या रसीद। तो इसका डिफिनेशन भी देखो बहुत अच्छा से लिख दिया है यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक। तो अभी ये बताया जा रहा था टैक्स के बारे में, इसीलिए बताया गया यहाँ पर क्योंकि शुरुआत जो हुआ था वो लोकतंत्र में काला धन को लेकर, ठीक, टैक्स चोरी को लेकर, ये सब काला धन में भी आ जाता है अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये सारी चीजों को बता दिया गया, ठीक। आप टैक्स देते हैं? हाँ पे हम लोगों का इनकम, हम लोग तो सरकार के नजर में बेरोजगार हैं, चला रहे हैं, लेकिन क्या बोले अभी 3 लाख से ज्यादा जिनका इनकम नहीं, उतना कहां से हम लोगों का, जितना कमा रहे हैं उस सब पैसा हम ही लोग के पास थोड़ा आ जाता है। चलो, अब बता रहा है कि लोग, थोड़ा सा सुन लो, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी चर्चा होती रहती है। थोड़ा सा यहां पर एक रिपोर्ट दे दिया है कि देखो, डेवलप जितने भी कंट्री है, ब्रिटेन रहे, ब्रिटेन में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना दिखा रहा है? 19.3%, अमेरिका में 16.3, और आयरलैंड में, अच्छा इटली में 16.1, आयरलैंड में 14.2, और फ्रांस में 13. ये आपको बता रहा है कि हर जगह राजनीति में महिलाओं की पकड़ बढ़ रही है, खास करके विकसित देशों में। और वही अब हम अपने विकासशील देश भारत की बात करें तो आपके यहाँ किताब में है कि लगभग 15वीं लोकसभा में 10% से अधिक महिला भागीदार थी। कहाँ? हमारे इंडिया में, ठीक। तो बता रहा है कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया राजनीति में, ये इसी उद्देश्य से कि ज्यादा से ज्यादा राजनीति में महिलाएं भी भागीदार बने, ठीक। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो, हर जगह महिलाओं को इसीलिए आरक्षण दिया गया, ठीक। अभी भी लगभग 16 या 17% जो है इस बार महिला है, ठीक ना। लोकसभा के चुनाव इस बार जो चुनाव हुआ 2024 में, वो लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव था, क्या में? हाँ। और यहाँ जो किताब में आपका चर्चा किया, ये कब का? 15वीं लोकसभा का, ठीक। थोड़ा सा यहाँ चर्चा किया है, आज महिलाएं राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर काम कर रही है। सुनो, खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने, अंतरिक्ष तक जा रही है। इसके बावजूद भी 2ym दर्जे की शिकार है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान किया है। अच्छा, एक चीज और बता रहा है कि बहुत जगह पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि गांव के पंचायतों और नगर परिषद के निर्वाचन में महिला मुखिया के स्थान पर उसके पति या पुत्र उसके पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये बता रहा है कि एक चुनौती है न, पंचायत स्तर का रहे चाहे विधायक स्तर का रहे, ठीक। यहां कहता है कि महिला उम्मीदवार अगर जीत जाती है तो ज्यादातर इसके पुत्र या पति, ठीक, हाँ, ये लोग जो है ना उसके पावर का उपयोग करने लगता है, जो कि गलत है, ठीक।
कह रहा है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, एक लास्ट टॉपिक देखो क्या है। आज भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां यहाँ निर्णायक भूमिका। अच्छा, थोड़ा सा बिहार का चर्चा हो रहा है। किसका? अभी भारत से थोड़ा सा हम लोग बिहार पे आ गए कि बिहार के लिए मुख्य रूप से लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है। लास्ट टॉपिक है अपने बिहार से रिलेटेड। कहता है कि अगर हम बिहार पर नजर डालें, ठीक, तो हमारे बिहार में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां यहाँ निर्णायक भूमिका निभा रही है। लोकतंत्र को कमजोर करने में कौन कौन सी? जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यही सब है, ठीक। हाल के ही दशक में यह परंपरा बनी है कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हो जाता है तो उसके ही परिजन चुनाव पर टिकट दे दिया जाता है। हाँ, ये बता रहा आपके बिहार के साथ, हमारे बिहार में ऐसा हो रहा है। हमारे बिहार में क्या हो रहा है? कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर कोई विधायक पद पे है, ठीक, अगर कोई मुखिया पद पर है और किसी हादसे की वजह से या किसी कारणवश अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसी का परिजन, या तो उसकी पत्नी खड़ी हो जाती है या तो उसका बेटा चुनाव लड़ जाता है, ठीक। तो यही बताया, ये परिवारवाद वाला, यानी उतना दिन तक हाँ वो खुद राज्य किया और उसके बाद दूसरा करने लगा। अभी आपने देखा ना कि विधानसभा चुनाव में आपके बांका से ही बेलहर सीट पर कौन लड़े थे? चाणक्य प्रसाद। हाँ, क्या था, यानी यही परिवारवाद और वंशवाद चल रहा है, ठीक। तो आपके बिहार में सबसे ज्यादा राजनीति करने वाले जितने भी सुनोगे, जो पैसा कमा लिया है, अब उसके पुत्र, उसका बेटा हो या बेटी हो, उसी को चुनाव में खड़ा किया जा रहा है, ठीक। और देखो क्या बता रहा है, जातीय वोट बैंक बनाकर वर्षों तक चुनाव जीतने का कुछ नेता, राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान है। हाँ, कह रहा है एक एक पार्टी तो ऐसा होता है, सिर्फ अपनी ही जाति के वोट को वसूलने, यानी कैसे लिया जाए, ठीक ना, इस पर लगा होता है। यानी जातिवाद को लेकर वोट हमारे बिहार में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है। कहता है राजनीति से बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक ना। राजनीति में बता रहा है कि अगर इस तरह की रवैया चल रहा है तो इससे बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक। राजनीति, भ्रष्टाचार और अपराध, अफसरशाही, लूटतंत्र और आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, प्राकृतिक आपदा, नारियों की खराब स्थिति, पंचायत और प्रखंड में फैला भ्रष्टाचार, ये सब हमारे बिहार के लिए लोकतंत्र में चुनौतियां हैं, ठीक ना। अफसरशाही कहने का मतलब क्या हुआ? यानी बहुत सारे अफसर, यानी चाहे वो पुलिस रहे, दरोगा रहे, ठीक, वो लोग भी मनमानी करता है, वही हुआ अफसरशाही, ठीक। तो भ्रष्टाचार, अपराध, दिन दहाड़े अगर कहीं पर अभी भी लूटपाट अगर सबसे ज्यादा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो ऐसे में बिहारी लोग ज्यादा ना, अब इन चीजों को कैसे खत्म। अब देखो आपकी किताब में अगला जो पेज है ना, उसमें दिया हुआ है अलग अलग तरह की चुनौतियां अलग अलग देशों में, ठीक ना। यहाँ चिली है, पोलैंड है, ये सब देशों की कहानी है, ठीक। ये एक बार ऐसे पढ़ लेना। इतना लिख, कहाँ पे क्या था वो? अच्छा, ये तो बता रहा है कि 2009 का जो है ना बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू पार्टी जो है वो जीत कर आया था, ठीक। लेकिन बता रहा है उसका भी ये उद्देश्य था कि चाहे वो कोई चुनाव हो या उपचुनाव हो, ठीक, हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक। अब वही बताया कि देखते हैं कि क्या ये पार्टी ऐसा करता है कि ये भी इन्हीं चीजों को लेकर चलता है, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो आज एनडीए की सरकार में भी वही हो रहा है, ठीक ना, परिवार वाले ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक जो है राजनीतिक सुधार पर विचार कीजिए, राजनीति को कैसे सुधारा जा सकता है इसको लेकर के। तो ऐसे ही सुनोगे कि क्या क्या मेन मुद्दा है जिसको सुधारा जाए, ठीक। तो सबसे पहला बता रहा है जनता की राजनीति जागरूकता बढ़ाना, जनता को
राजनीति के प्रति जागरूक करना पड़ेगा कि लोग जो है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राजनीति से हमको क्या काम है, ठीक, राजनीति क्या हमको खाने के लिए देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीतिक व्यवस्था ही है जो एक राज्य, एक गांव और एक शहर का विकास करने में सबसे बड़ा योगदान रहता है, एक एक स्थिति को सुधारने में, ठीक। तो इसलिए हर व्यक्ति को राजनीति को लेकर जागरूकता फैलाना पड़ेगा, ठीक, हर व्यक्ति को इसके बारे में बताना होगा। और क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, जब भी हमारे देश में चुनाव हो, कैसा हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष, ठीक, किसी भी पार्टी का जो है ना यहां वर्चस्व कायम ना रहे, ठीक, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करना होगा, पुलिस प्रशासन रहे या हमारी न्यायपालिका रहे, वो निष्पक्ष तरीके से, अच्छे ढंग से, ईमानदारी से काम करे, ठीक, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक, ये सब समस्या है, इसका समाधान है, ठीक ना, ये सब क्या है, समस्याओं का समाधान है। और क्या बता रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा। लोकतांत्रिक संस्था वो संस्था जहां पर हर लोगों की सुनवाई होता हो, ठीक ना, हर एक लोगों को वहां अवसर मिलता हो, तो ऐसी संस्था जो भी है, ठीक, वहां किसी एक का जो है ना ज्यादा पावर ना चले, ठीक, हर लोगों को मौका मिले। और देखो क्या बता रहा है, समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना। देश के सभी व्यक्तियों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित किया जाए। मीडिया जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे। नहीं, अभी देखना सबसे ज्यादा कहा जाता है कि भारत के सभी मीडिया जो है गोदी मीडिया, यानी बिका हुआ, ठीक, यानी किसी न किसी एक पार्टी के हाथों में बिक चुका है। बहुत सारी मीडिया ऐसा है, बड़े से बड़े न्यूज चैनल वाले आज जो है ना किसी एक एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, ठीक। तो इससे क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोई बड़ी पार्टी है और वो सत्ता में है और लगातार जनता का वो शोषण कर रहा हो, जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, और आप लोगों को जो न्यूज दे रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो गलत पहुंचा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक, उस पार्टी की बुराई कभी करते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। तो ये जनता को जो है ना, आप सोचिए कि एक तरह से अंधा बनाने का कार्य कर रहा है, नहीं। तो इसीलिए मीडिया जो भी हो देश का, वो कैसा हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, ठीक। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जानते हो, जो मीडिया अलग अलग न्यूज चैनल वाले के लिए काम कर रहे थे और यही सब की वजह से वो लोग छोड़ दिया, ठीक, और YouTube पर उतर आए। अभी जो है ना YouTube के भी माध्यम से कुछ ऐसे लोग जो है लोगों को न्यूज बताने का कार्य करता है, ठीक। और सबसे अच्छा और मजबूत क्या है, तो बता रहा है कि कानून व्यवस्था को सशक्त बनाना होगा। कानून व्यवस्था को सशक्त, यानी कहने का मतलब जितने भी नियम कानून है वो ठोस हो, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं है। अगर बिहार में दारू बंद है तो एकदम बंद होना चाहिए, एकदम से बंद होना चाहिए, ठीक। अगर कोई व्यक्ति जो है नशा में टहल रहा है या पुलिस उसको दारू बेचते हुए पकड़ लिया, तो वो पहले आया कैसे, ठीक। तो आप जो है बॉर्डर पर, यानी जो बिहार की सीमा है उसका मतलब है वहां पर सही से निगरानी नहीं हो रहा है, ठीक। रिश्वत लेके, पैसा लेकर लोगों को घुसने दिया जा रहा है, तभी तो बीच में या लोग गांव घर में उसको दारू उपलब्ध हो पा रहा है। जब हमारे बिहार में बनता ही नहीं है, तो या तो वो झारखंड से आ रहा है, या तो ये उत्तर प्रदेश से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है। तो इन सभी राज्यों पर हमारे पुलिस किस तरह तब तैनात है, क्या काम कर रही है, ठीक। तो इसका जवाबदेही पुलिस प्रशासन को भी देना चाहिए उसको। हाँ, आम नागरिक के साथ साथ हमारा पुलिस प्रशासन भी दोषी है, तभी तो हर इलीगल काम हमारे बिहार में हो जाते हैं, ठीक। नहीं, तो सब यही बताया कि कानून व्यवस्था एकदम सशक्त होना चाहिए, ठीक। देखो यहाँ लास्ट में लिख दिया है कि लोकतांत्रिक सुधारों के प्रस्ताव में लोकतंत्र आंदोलन, यानी लोगों का आंदोलन, नागरिक संगठन, मीडिया पर भरोसा, यही सब चीज लोकतंत्र को और सफल बनाएगा, ठीक। तो यही सब था मेन मुद्दा, और इस तरह से ये अध्याय खत्म हो गया है, ठीक। तो चलिए, पॉलिटिकल साइंस जो है एकदम खत्म। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कल से इकोनॉमिक्स ही चलेगा। इकोनॉमिक्स में कितना अध्याय तक पढ़ लिए हैं, ठीक। तो आगे
देखो थोड़ा सा सुनना, इसका मुख्य इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। हमको लगता है बहुत कुछ तो तुम लोग ऐसे पिछले चैप्टर सब में भी पढ़े हो। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? क्या नहीं लिख पाओगे? गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? अभी हम बताए कि अगर गठबंधन में अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो कोई एक पार्टी खुलकर फैसला नहीं ले पाता है। ठीक, तो ये बड़ा खतरा वाला पार्टी होता है, गठबंधन पार्टी अच्छा नहीं होता। उसके बाद नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था है? वर्तमान में कैसा व्यवस्था है? बोलेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की स्थापना में वहां क्या क्या बाधाएं हुई? तो आपको पूछ रहा है क्या दिक्कत हुआ था। नेपाल की कहानी हम लोग पहले भी पढ़े, राजशाही शासन व्यवस्था था वहां। क्या अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कहां तुमको लग रहा है कि ज्यादा रटने की जरूरत है? हर चीज हम लोग पढ़ लिए हैं पहले। ठीक क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा नहीं है, ठीक, तो वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो बोलेंगे हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो वो जागरूक कैसे होंगे? हर एक चीज को जान कैसे पाएंगे? आज तक हमारा भारत का अगर विकास तीव्र गति से नहीं हो पाया तो वो कारण यही था कि साक्षरता दर ने कम था। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं उसका मांग भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सरकार के समक्ष अलग अलग तरह के मांग रख पा रहे हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक ना, लोकतंत्र को मजबूत करने में। अच्छा, क्या है? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? ठीक, अभी बताए आतंकवाद वो जो बाहर के ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मंशा के, ऐसे विचारधारा के, जो किसी देश में घुस करके उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम करे, वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करने के बारे में सोचे, ऐसे विचारधारा के लोग ही क्या कहलाते हैं? आतंकवाद। तो ये हमारे देश के लिए चुनौती है कि नहीं है? तो बोलेंगे हाँ, ये आजादी के बाद से अभी तक हमारे देश के लिए चुनौती का विषय है। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को सबसे ज्यादा पनाह देता है। ठीक, और उन्हीं के देश से जो है हमारे देश में प्रवेश करते हैं। ठीक ना, तो इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। कोई इसमें जो है ना किताबी चीज है ये नहीं है कि किताब देखेंगे तब बनेगा। अच्छा, कुछ लोकतंत्र ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी देखो, इंपॉर्टेंट सब अगर हम बात करें ना तो 2 नंबर क्वेश्चन इसको देखो क्या है। बिहार की राजनीति में महिला भागीदारी और लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है? बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि 2006 में ही ना 50% जो है पंचायती राज व्यवस्था में एक समय था कि बिहार की महिलाएं राजनीति में काफी पिछड़ी हुई थी। अभी भी साक्षरता दर के मामले में बिहार की महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन ठीक आज के डेट में राजनीति में हमारे यहाँ की महिलाएं काफी आगे बढ़ रही है। ठीक, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में, ये देख सब अपने से लिखने वाला है किस तरह से हमारे बिहार में राजनीति जो होता है वो परिवारवाद और जातिवाद पर चलता है। ठीक, और ये सबसे बड़ा खतरा है। इतना बड़ा समस्या अलग राज्यों में नहीं है जितना कि हमारे यहाँ राजनीति में ये परिवारवाद और जातिवाद। क्या चुने हुए शासन लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? तो जिस आदमी को हमने प्रतिनिधि चुन लिया वो अपनी मर्जी से सब फैसला ले लेगा? कभी नहीं हो सकता है। ठीक ना, उसको पहले किसी भी तरह का निर्णय लेने के पहले जनता और ये फिर उसके सदन के जो लोग हैं सबसे बहुमत पारित करवाना होगा। ठीक, सबके सामने बहस होगा तभी। न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? हाँ, जितने भी कानून व्यवस्था है उसको मजबूती के साथ पालन कौन करवाएगा? न्यायपालिका। अगर हमारे यहाँ न्यायपालिका ही लापरवाह है, ठीक, वो ही अगर पैसे के बल पर बिक जाते हैं तो फिर तो देश के लिए सारा कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगा। क्या? तो न्यायपालिका को लेकर पूछा गया। क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? यही क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय में बड़ा लिखना है एकदम। अगर आप जान रहे हैं आतंकवाद किस तरह से ठीक देश के लिए नुकसानदेह है तो अच्छा से लिख दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ठीक जो कि बहुत भारी लगे। कल से जो है इकोनॉमिक्स शुरू होगा। ठीक, तो आप लोग सब के पास इकोनॉमिक्स का बुक रहना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि वो जो है ना इससे भी ज्यादा आसान बुझाएगा। नहीं,
एकदम एक एक चीज को चिन्हित करते जाना है, जहाँ इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको घर में जाके सिर्फ नोट करना है, ठीक। चलो, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म।